हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कंसंट्रेशन और उससे पहले सॉल्यूशन क्या होता है उसकी बात करी थी। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें दो कम से कम कंपोनेंट चाहिए, दो से ज़्यादा भी हो सकता है। और जो भी सॉल्यूशन बनता है उसकी कोई ना कोई कंसंट्रेशन होती है। कंसंट्रेशन मतलब कितना अमाउंट सॉल्यूट उसमें डाला गया है, उसके रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं। और हमने लास्ट लेक्चर में जब खत्म हुआ था लेक्चर, उससे पहले हमने बात करा था कि हमें टोटल 8 कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़नी है और उनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करा है। पहली जो कैटेगरी है वो है टेम्परेचर डिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म, जो कि टेम्परेचर के वेरी होने से कंसंट्रेशन टर्म भी क्या होती है, वेरी होती है। वो 4 कंसंट्रेशन टर्म्स आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो यहां सबसे पहला जो हमारा कंसंट्रेशन टर्म है वो है परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और परसेंट बाय वॉल्यूम। अब देखो क्या है कि क्योंकि ये टर्म्स तुम्हारे लिए कुछ नए हैं, पहली बार तुम पढ़ते हो इनको, इसलिए अलग अलग बुक्स में अलग अलग टीचर अलग अलग थ्योरीज में अलग अलग तरीके से बोला जाता है, तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने मैक्सिमम कोशिश करी है कि जो जो नाम इसके बोले जाते हैं बुक्स में लिखे जाते हैं सबको मैं इंक्लूड करूँ कहीं ना कहीं। ठीक है, तो सबसे पहले लैंग्वेज में अगर मैं पूरा बात करूँ तो परसेंट मतलब परसेंटेज की बात हो रही है, यानी कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट का परसेंटेज कितना है। तो कितने परसेंटेज की बात हो रही है, तो कैसे बोला जाता है इसको, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में भी कि कंसंट्रेशन जो होता है ऊपर सॉल्यूट होता है, नीचे सॉल्वेंट या सॉल्यूशन होगा। फिर सॉल्यूट के मोल्स भी हो सकते हैं, मास भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है। तो ऊपर न्यूमरेटर में हमेशा सॉल्यूट की बात होगी। तो पहला जो वॉल्यूम लिखा है ना, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब है पहला जो वॉल्यूम है वो बताएगा हमें किसका, सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम है। और बाय वॉल्यूम मतलब उस सॉल्यूशन के टोटल वॉल्यूम में से सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम से। ठीक है, तो इसको इस तरीके से बोला जाता है परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। और बोलने का तरीका दूसरा ये भी परसेंट बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में तो क्लियर हो गया कि न्यूमरेटर में भी वॉल्यूम, डिनोमिनेटर में भी वॉल्यूम, और सिर्फ परसेंट बाय वॉल्यूम बोल दिया तो अब क्या, तो मतलब दोनों टर्म बाय डिफॉल्ट हम मान लें कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ही है। तो ये अलग अलग टर्म है, कई बार परसेंटेज लास्ट में भी लगा देता है किसी क्वेश्चंस में या कई थ्योरी में, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ऐसे भी लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, या वॉल्यूम बाय परसेंट भी बोल दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें जो कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा मैं धीरे धीरे बता रहा हूँ और आराम से बता रहा हूँ, टाइम ले रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जब पहली बार पढ़े तो हमें ये सब चीजें इग्नोर हो जाए कि ये सबका मीनिंग सेम ही है। तो परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम बोलो, परसेंट बाय वॉल्यूम बोलो, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट बोलो, या वॉल्यूम बाय परसेंट बोलो, सबका मीनिंग सेम है। ये तो हुई लैंग्वेज की बात। अब इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, तो डिनोट हम करते हैं इसको परसेंट वी बाय वी। अब स्मॉल वी वी यूज करो या कैपिटल वी यूज करो, कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वी बाई वी का परसेंटेज जो लिखा है और वी बाई वी का मतलब पहला जो, ठीक है, न्यूमरेटर में जो वॉल्यूम है वो सॉल्यूट का वॉल्यूम है और डिनोमिनेटर में जो वॉल्यूम है वो किसका है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो इसको डिनोट किया जाता है इस तरीके से परसेंट वी बाई वी से भी। अब इसकी बात करें कि डेफिनेशन परसेंट वी बाई वी या परसेंट वॉल्यूम बाई वॉल्यूम क्या है, तो उसकी हम बात कर लेते हैं। क्या मतलब है इसका, तब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml। अब यहाँ ml का क्या मतलब है, ml का यहाँ मतलब है मिलीलीटर से। ठीक है, जनरली ऐसा यूनिट वगैरह में हम लीटर या उसमें मीटर क्यूब में बात करते हैं, लेकिन स्पेसिफिक केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में हम मिलीलीटर, ठीक है, ग्राम वगैरह इनमें डील ज़्यादा करते हैं। क्यों, क्योंकि लेबोरेटरी लेवल पे हमें थोड़ी ही क्वांटिटी की बात होती है जब हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखा भी उसी स्टैंडर्ड में है ताकि आपको परेशानी ना हो कैलकुलेशन में और सब चीज़ों में। तो यहाँ पर अगर आपको लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो जब डेफिनेशन लिखे तो उसको पूरा लिख लीजिएगा। ml का मतलब है यहाँ मिलीलीटर। तो द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन, इट इज कॉल्ड परसेंट बाय वॉल्यूम। अगर मेरे पास टोटल 100 ml वॉल्यूम, 100 मिलीलीटर वॉल्यूम सॉल्यूशन का बना हुआ है, तो उस 100 मिलीलीटर में से सॉल्यूट का कितना वॉल्यूम है वो हमें क्या बताएगा, उसका परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम या परसेंट वी बाय वी बताएगा। सिंपल सा, नीचे टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होना चाहिए 100, और ऊपर न्यूमरेटर में सॉल्यूट का वॉल्यूम होगा, और उस 100 में से कितना है 10 ml है, 20 ml है, 50 ml है, 90 ml है, वो क्या बताएगा, सॉल्यूट का वॉल्यूम। क्योंकि परसेंटेज लिखा है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, बस उसी को हमने क्या करा, फॉर्मूला बना दिया। नहीं तो फॉर्मूले के अगर फॉर्म में मैं लिखूँ परसेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि हम जनरली सॉल्यूट की बात करते हैं, ठीक है, तो परसेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और क्योंकि परसेंट की हमने बात करी तो आपको मल्टीप्लाई बाय 100 भी करना पड़ेगा।
ठीक है। तो बिल्कुल बेसिक सी जो डेफिनेशन है उसी डेफिनेशन को हमने फॉर्मूले में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, बस बहुत सिंपल सा। तो ये पहली हमारी कंसंट्रेशन टर्म है परसेंट वी बाई वी या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो इसको वीडियो पॉज करें और कॉपी करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें। अब इस पे बिल्कुल सबसे बेसिक सा क्वेश्चन, कैन यू टेल व्हाट 10% वी बाई वी ऑफ इथेनॉल मीन्स। अगर हमें कोई भी लिख दिया इस तरीके से, अब हमें सबसे दो चीज होती है, एक तो न्यूमेरिकल सॉल्व करना और एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले उसका इंटरप्रिटेशन आपको पता होना चाहिए। तो दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। दोनों चीज क्या इंपॉर्टेंट है, यहां जो अभी हमने देखा ना दोनों चीज, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है और उतनी ही ज्यादा इसकी डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन तो हमें सिर्फ डेफिनेशन से ही सॉल्व हो जाएंगे, इसलिए ठीक है दोनों चीज आपको रिमेंबर होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ठीक है, लर्न होनी चाहिए कि फॉर्मूला क्या है उस कंसंट्रेशन टर्म का और उसकी डेफिनेशन क्या है। दोनों की अपने आप में अलग अलग इंपॉर्टेंस है। चलिए तो यहां अगर मैं कह रहा हूं कि कैन यू टेल व्हाट 10% वी बाई वी ऑफ इथेनॉल, 10% वी बाई वी या 10% 10% वी बाई वी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल का मतलब क्या है। तो इथेनॉल तो इसने मेंशन कर दिया, तो एक कंपोनेंट तो हो गया इथेनॉल। अब हमने बोला कंसंट्रेशन टर्म किसके लिए डिफाइन होती है, सॉल्यूशंस के लिए। अब सॉल्यूशन में दूसरा कंपोनेंट तो होना चाहिए, अब यहां कौन सा दूसरा कंपोनेंट है तो हमें क्या पता। तो मैंने बताया था जब कोई कंपोनेंट गिवन नहीं दे रखा हो तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर सॉल्वेंट कौन हो जाता है, वाटर हो जाता है। कौन होगा, वाटर होगा, H2 होगा। एक्वस लिख देता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन नहीं भी लिखा है तो बाय डिफॉल्ट हम वाटर को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। वो तो होगा ही होगा और कुछ नहीं मेंशन किया हुआ है। तो अगर वाटर के अलावा अगर मेंशन कर देते तो भी ठीक है, नहीं मेंशन करते तो वो तो होगा ही, और अगर वाटर के अलावा कोई दूसरा सॉल्वेंट होगा तो वो जरूर स्पेसिफिकली मेंशन किया जाएगा कि ये सॉल्वेंट पर्टिकुलर है, ठीक है। तो इसका मतलब एक तो हुआ इथेनॉल, दूसरा क्या हुआ वाटर। और वाटर मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि कम हो या ज्यादा हो फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वाटर है तो फिर वही सॉल्वेंट होगा। तो हमने बोला कि पानी के अंदर हमने इथेनॉल मिलाया और उसका कंसंट्रेशन बना 10% वी बाई वी। इसका मतलब क्या है, तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या है वो यहां पर लिखा हुआ है। इसका मतलब है 10% वी बाई का मतलब है कि अभी हमने डेफिनेशन से बोला था टोटल अगर 100 ml हमारे पास सॉल्यूशन होगा, अगर टोटल हमारे पास 100 ml सॉल्यूशन होगा तो उस 100 ml सॉल्यूशन में से जो उसकी वैल्यू आएगी वॉल्यूम बाय परसेंट ऑफ सॉल्यूट की, वो बताएगा उस 100 ml में से कितना ml है या कितना परसेंट है। तो यहाँ 10% का मतलब क्या है, 10 ml ऑफ इथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। हालांकि यहाँ कहीं एक्वस लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैंने लिख दिया, क्यों, क्योंकि ये समझाने के लिए अगर कुछ मेंशन नहीं किया गया है तो बाय डिफॉल्ट वहां पर सॉल्वेंट क्या हो जाता है, वाटर हो जाता है, H2 हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल सा है। अगर मैं लिखता 50% तो 50% इथेनॉल है और बचा हुआ दूसरा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा और दोनों को मिला के 100 हो जाएगा। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे 30% लिखा हुआ होता तो 30% इथेनॉल, रिमेनिंग हमारा सॉल्वेंट H2 और दोनों को मिला के 100% सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बाय डेफिनेशन हमने इसको इंटरप्रेट किया है, ठीक है। चलिए इसको वीडियो पॉज करके जल्दी से कॉपी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, कैलकुलेट द वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ 10 ml इथाइल एल्कोहल इन 100 ml ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ वाटर, ठीक है। अब तो सब चीज मेंशन कर दी है। इसने बोला वॉल्यूम परसेंट निकालना में या परसेंटेज बाय वॉल्यूम निकालना, ठीक है। लैंग्वेज में हर बार चेंज करके लिख रहा हूं ताकि आप भी यूज टू हो इनके, ठीक है। बुक्स में कैसे भी लिखा हो तो कंफ्यूजन ना हो। तो कैलकुलेट वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ 10 ml ऑफ इथाइल एल्कोहल, 10 ml इथाइल एल्कोहल है, किसके अंदर है, इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वाटर। सॉल्यूशन ऑफ वाटर का मतलब क्या है कि एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर एक तो इथाइल एल्कोहल है और एक वाटर है, मतलब वाटर था उसके अंदर मैंने इथाइल एल्कोहल बनाया तो वो एक मेरा क्या बन गया, सॉल्यूशन। तो टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम इसने दे रखा 100 ml। ये 100 ml वाटर का वॉल्यूम नहीं है, टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। तो टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml है और उसके अंदर मैंने कितना ऐड करा, 10 ml इथाइल एल्कोहल ऐड करा। तो बोल रहा है ये परसेंट बाय वॉल्यूम बताओ इथाइल एल्कोहल का, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा है। तो चाहे तो वीडियो पॉज करें आप और इसको सॉल्व करें और आंसर कैलकुलेट करें और फिर क्रॉस चेक कर लें। अदरवाइज जिनको नहीं समझ में आए, ठीक है, मैं यहाँ पर उनको बता रहा हूँ, आप यहाँ पर देख लीजिए। चलिए तो स्टार्ट करें हम। यहाँ पे पहली बात तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो हमारा कौन है, इथाइल एल्कोहल, उसका अमाउंट हमें दे रखा है 10 ml, वो गिवन ही है हमें, ठीक है, वो मैंने लिख दिया।
सबसे पहले क्या है ना, क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल्स आप करते हो तो एक अप्रोच, ठीक है, जैसे सिखाया भी जाता है मैथ्स में 10 तक, साइंस में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स तो आते नहीं, फिजिक्स में छोटे मोटे आते होंगे, लेकिन एक अप्रोच होती है कि जब भी कोई आप न्यूमेरिकल करो 11-12 में जब आगे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री की स्पेशली अगर मैं बात करूँ, तो जब भी आप कोई न्यूमेरिकल करो तो उसमें एक अप्रोच होनी चाहिए। आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़े और उसको समझे कि हमें क्या क्या डेटा गिवन दे रखा है। अगर एक बार आप आइडेंटिफाई कर लेते कि क्या क्या डेटा आपको गिवन दे रखा है और मुझसे क्या पूछा गया, मुझसे क्या इन्फॉर्मेशन या क्या डेटे के किस डेटा के बारे में मुझसे आस्क किया गया, मुझसे पूछा गया, तब आप क्वेश्चन को जल्दी रिलेटिवली फील भी कर पाएंगे, सॉल्व भी कर पाएंगे। ठीक है, तो वही मेरा समझाने का, पढ़ाने का थोड़ा सा एक आइडिया ये होता है कि पहले आपको जो गिवन दे रखा है वो आइडेंटिफाई कर ले, ठीक है, क्या क्या दे रखा है और आपसे पूछा गया उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगे ये आपको, ठीक है, थोड़ा सा एनालाइज होना चाहिए। वो तभी होगा जब प्रैक्टिस आप करेंगे, और उसमें क्या मिसिंग इन्फॉर्मेशन वो कैसे मैं कैलकुलेट करूँ, ये इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा आप समझ गए तो फिर बहुत ईजी हो जाते। तो यहाँ पर पहले तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ क्या सॉल्वेंट मुझे दे रखा है। क्या इस क्वेश्चन को पढ़ के आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बता सकते हैं? क्या मुझे क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट डायरेक्ट दे रखा है? नहीं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट मुझे डायरेक्ट नहीं दे रखा है, मुझे तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है और सॉल्यूट का वॉल्यूम दे रखा है। लेकिन जब जैसा कि हमने बोला सॉल्यूशन जनरली हम तो बाइनरी पढ़ते हैं और बाइनरी दे रखा है, और कोई टर्नरी क्वार्टनरी होगा तो भी वो दे देगा गिवन, लेकिन यहाँ पे इथाइल अल्कोहल और वाटर है। तो अगर मेरे को कह रहा हूँ कि सॉल्यूट का वॉल्यूम पता है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है, तो क्या मैं सॉल्वेंट का वॉल्यूम नहीं कैलकुलेट कर सकता हूँ? भाई दो चीज को मिलाया तभी तो मेरा सॉल्यूशन बना, तो फाइनल सॉल्यूशन दे दिया, उनमें से एक देते हो तो एक अननोन है, तो फाइनल सॉल्यूशन के वॉल्यूम में से सॉल्यूट के वॉल्यूम को माइनस कर दो तो मेरा सॉल्वेंट का वॉल्यूम आ जाएगा। यानी ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। तो वही यहां पर कर रहे हैं हम कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कर दूं, या ऐसे कर दो इसको, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को इधर ले जाऊं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मस्ट बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो यहां पर हमने उल्टा कर दिया कि सॉल्यूशन में से सॉल्यूट का वॉल्यूम क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया बस। सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 दे रखा है, सॉल्यूट का हमने लिख दिया 10, तो यहां से सॉल्वेंट का वॉल्यूम आ गया जो हमें डायरेक्ट नहीं दे रखा था, इनडायरेक्ट वे में हमें ये पता लगा है 90 ml। अब सॉल्यूट भी पता लग गया, सॉल्वेंट पता लग गया और सॉल्यूशन तो पता ही मुझे 100। अब मुझे परसेंटेज पूछा इथाइल अल्कोहल का, तो बस फॉर्मूला लगा दिया, परसेंटेज ऑफ इथाइल अल्कोहल वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, इस मस्ट बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज पूछा गया है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हमने 10 निकाली, ये 100 हमें दे ही रखा है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो फिर से आंसर वैसे 10 ही आएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा लिया ताकि थोड़ा सा आप विजुलाइज कर पाए, फील कर पाए। ठीक है, बाकी और क्वेश्चंस प्रैक्टिस में आपको मिल ही जाएंगे। तो एक बार वीडियो पॉज करें और इस पूरे क्वेश्चंस को आप क्या करें, सॉल्व कर, कॉपी कर लें। ठीक है, यहाँ से कॉपी करें आप वीडियो पॉज करके। ठीक है, फिर इसके बाद चलिए रिमेनिंग सॉल्यूशन यहां से कॉपी करें। ठीक है, नोट साथ के साथ बनाया गया। अब जब भी आप वीडियो देखें तो उसी टाइम नोट्स आपके पैरेलल, नोट्स लेके बैठे, पेन लेके बैठे। जब मैं बोल रहा हूँ नोट कर, जब मैं बोल रहा हूँ समझा रहा हूँ तो सिर्फ समझे। जब मैं बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन को सॉल्व करें तो वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करें। नहीं हो पा रहा कोई दिक्कत नहीं, फिर उसके बाद जितनी आपने कोशिश करी फिर देखिए कि मैं कहाँ पर अटक रहा था, क्यों अटक रही थी, मेरे को कहाँ प्रॉब्लम आ रही थी, मेरे को क्या नहीं पता लग पा रहा था, तो आप सॉल्यूशन देखिए। जब सॉल्यूशन देख ले, जब सब समझ में आए, फिर उसको फिर से कॉपी करें। इस तरीके से ऐसा फील करेगा आप क्लासरूम में ही पढ़ रहे हैं। अगर आपने सिर्फ ऐसा है कि भाई ये मूवी है, जैसा हम करते हैं कि भाई 2-2.5 घंटे की, 1.5 घंटे की, या कोई शो लगा के छोड़ दिया 1 घंटे, भाई बेड पे लेटे और आराम से हम देख रहे, ठीक है, तो उसका कोई भी फ्रूटफुल रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, कोई सेंस नहीं निकलेगा जब तक आप खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे मेरे साथ। ठीक है, सिर्फ मैं यहाँ पे अभी क्योंकि कैमरे के सामने बोल रहा हूँ तो ये 1 वे कम्युनिकेशन है। 2 वे कब होगा, ऑफलाइन वाली फीलिंग कब आएगी, जब आप खुद वहाँ से जो मैं बोल रहा हूँ उसके बारे में आपके दिमाग में वो चीज़ें, ठीक है, खुद वो थिंक कर पाओ, विजुलाइज कर पाओ, खुद उसके अंदर वीडियो पॉज करके इन्वॉल्व हो पाओगे। सर ने ये बोला तो ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं हो रहा। तो वो जब 2 वे कम्युनिकेशन नहीं आएगा इनडायरेक्ट वे में, ठीक है, मतलब आर्टिफिशियल ये, लेकिन एक्चुअल में तो, लेकिन फील तो करोगे, फील नहीं करोगे तो कभी आपको फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिलेंगे, आपको मज़ा नहीं आएगा। इसलिए नोट्स, इसलिए मैं बोलता हूँ क्योंकि नोट्स बनाने से आप खुद उसमें इन्वॉल्व होना स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज ठीक है, हाँ देख रहे नहीं समझ में आया, बाद में देख लेंगे दोबारा, अभी तो चलने दो एक बार क्या क्या है। ठीक है, ऐसा मत करना कभी भी। ठीक है, तो जब भी वीडियो चल रहा है
साथ के साथ आप नोट्स बनाइए, कॉपी करिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करिए। जब नहीं आता तो उसमें नोट्स में साइड में लिख लीजिए, हाँ इस न्यूमेरिकल में, इस थ्योरी में प्रॉब्लम है, मुझे ये पूछना है, तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। अदरवाइज ठीक है, वेस्ट होगा टाइम बहुत और आपको रिजल्ट भी अच्छा नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं हम। ये पहला हमारा कंसंट्रेशन टर्म था। सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म है हमारा परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, या कई बुक्स में मास बाय वॉल्यूम में लिखा जाता है। और मैं सबसे पहले लेक्चर में बोल चुका हूँ, वेट मास फिजिकल केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट हम सेम मान के चलते, ग्रेविटी वेटिटी को इग्नोर करना है। ठीक है, तो वेट बाय वॉल्यूम या मास बाय वॉल्यूम में लिखा जाता है। इसको डिनोट किया जाता है परसेंट, तो इसके लिए यूज कराइए, और वेट के लिए W और वॉल्यूम के लिए V। तो परसेंट W बाई V भी बोला जाता है, या परसेंट M बाई V भी बोला जाता है अगर मैं मास यूज करूँ तो। डेफिनेशन की अगर हम इसकी बात करें तो डेफिनेशन ये कहती है, सेम डेफिनेशन है जैसे परसेंट V बाई V की डेफिनेशन थी ना, सेम परसेंट W बाई V की डेफिनेशन है। बस फर्क इतना है कि वहां पर ये जो ऊपर वाला वैल्यू है ये किसका बताता है, सॉल्यूट की इंफॉर्मेशन देता है, नीचे वाली जो इंफॉर्मेशन है वो सॉल्यूशन की देता है। तो अब की बार हम सॉल्यूट की बात करने वाले वेट के फॉर्म में, और सॉल्यूशन तो अभी भी किसके रेस्पेक्ट में बात करने हैं, वॉल्यूम के फॉर्म में। तो ऊपर बता रहा है कि वेट कितना है सॉल्यूट का, और नीचे बता रहा है टोटल सॉल्यूशन के वॉल्यूम में से। बस यही डेफिनेशन हो गई। यानी तो बहुत छोटी छोटी चीजें, आप ध्यान से देखोगे तो आपको कुछ ऐसा लगेगा ही नहीं, कुछ अलग है, बेसिक सी चीजें हैं, कोई रटने वटने की जरूरत नहीं। ठीक, और वही उसी को डेफिनेशन बना दी मैंने, द वेट ऑफ सॉल्यूट। अब बस ध्यान आपको रखना है किस में लिया हमने सॉल्यूट का वेट, ग्राम्स में, केजी में नहीं लिया, क्योंकि वेट थोड़ा सा ही हम लेंगे वहाँ पे। ठीक है, लेबोरेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वॉल्यूम ml में लिया था हमने, वेट किस में ले रहे हैं हम, ग्राम में। द वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। बिल्कुल देखोगे डेफिनेशन सिंपल सी है, जैसे लास्ट डेफिनेशन हमने देखी थी, वहां पर भी 100 ml सॉल्यूशन की बात करी थी, यहां पर भी हम 100 ml सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। वहां पर भी जब हमने बोला था कि वॉल्यूम के आउट ऑफ 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना है, क्योंकि उधर ऊपर भी आ रहा था, लेकिन यहाँ ऊपर क्या आ रहा है, W आ रहा है। W आने का मतलब अब वेट की बात करेंगे, और वेट किस में देखेंगे हम, बस ग्राम में। इतना आपको ध्यान रखना है, जब भी वेट आए तो ग्राम में, वॉल्यूम आए तो मिलीलीटर या ml में, बस इतना सा। तो कितना 100 ml, सॉरी ठीक, चलिए ठीक है। तो यहां पर हम बात कर रहे थे कि कितना, ठीक है, थोड़ा सा भी पास में जाते तो सेंसिटिव इतनी है कि ठीक है सब चीज़ें इधर उधर हो जाती, तो इसे थोड़ा सा ठीक है, ऑफलाइन में से बोर्ड के हो जाता है, कई बार चिपक जाते, टच हो जाते, तो भी फर्क नहीं पड़ता था। अब क्योंकि टच स्क्रीन है तो थोड़ा भी इधर उधर हुआ, ठीक है, सब इधर उधर हो जाता है। चलिए, तो यहाँ हम बात कर रहे थे कि 100 ml अगर मेरे पास सॉल्यूशन है, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर कितना वेट सॉल्यूट का प्रेजेंट है, वही हमें बताता है परसेंट W बाई V। इसी को हमने क्या करा, इसका फॉर्मूला बना दिया। फॉर्मूला क्या, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। ठीक है, और किसकी बात हो रही है, सॉल्यूट की बात हो रही है, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। तो यहाँ पर लिखा मैंने वेट ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि ऊपर W दे रखा है, नीचे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि नीचे V दे रखा। मैंने बताया था कंसंट्रेशन के डेफिनेशन में ऊपर हमेशा सॉल्यूट आता है, नीचे हमेशा सॉल्यूशन आएगा, एक्सेप्ट एक केस में मोलेलिटी में, वो जब आएगा तब उसकी हम बात करेंगे। परसेंटेज दे रखा है तो क्या कर दे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दे, बस। क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है आपको, क्या बोला जाता है इसको लैंग्वेज में, इसका डिनोट किससे करते हैं इसको, डेफिनेशन क्या है और फॉर्मूला क्या है। तो सब चीज़ें देखोगे पैरेलली आ रही है। ठीक है, जैसा हमने लास्ट कंसंट्रेशन टर्म में देखा था, सेम वैसा ही इसमें, यानी ठीक है। चाहो तो यहाँ पे वेट, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें इतना ऐड करना चाहो, जैसे लास्ट में तो, पिछले वाले में तो लिखा था, इसमें भी चाहो तो लिख लो, ऑफ सॉल्यूट की बात हो रही है। ठीक है, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो वीडियो पॉज करें, कॉपी करें इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इससे फिर से इस पे क्वेश्चन देखते हैं सिंपल सा, व्हाट इज मीन्ड बाय 10% W बाई V। अगर कोई आपने इस तरीके से दे दिया, W बाई V दे दिया, किसी का भी, मुझे ये भी नहीं पता अब सॉल्यूशन कौन सा है, बस इतना बोल दिया 10% W बाई V। अब कुछ भी मान लो, इथेनॉल, ग्लूकोज, सुक्रोज, कुछ भी मान लो, किसी का भी सॉल्यूशन मान लो, व्हाट इज मीन बाय 10% W बाई V। तो इसका मतलब सिंपल सा इंटरप्रिटेशन जो है, जो लिखा उसी को हमें बस पढ़ना आना चाहिए। क्या पढ़ना आना चाहिए, 10% का मतलब है कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, बस। ठीक, और इसको चाहो तो क्वेश्चन को आप और करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पढ़ने में थोड़ा सा
अजीब सा लग रहा है, तो यहाँ लिखा व्हाट इज मीन बाय 10% W/V ग्लूकोज सॉल्यूशन। अब ठीक है, तो इसका मतलब है 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, जो कि हमारा कौन है, ग्लूकोज है यहाँ पर, जैसे कि मैंने अभी मेंशन करा, प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। दूसरा कोई कंपोनेंट मेंशन नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट वो क्या हो गया, हमारा वाटर हो गया, सॉल्वेंट। ठीक है, चलिए तो सिंपल से है 10%, 30%, 40% जो भी लिखा वो उसका ऊपर वेट बता रहा है, और आउट ऑफ कितना बताएगा, वॉल्यूम 100 में से बताएगा। ठीक है, चलिए कॉपी करें इसको, वीडियो पॉज करें और कॉपी करें। देन आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, इस बार वेट बाय वॉल्यूम नहीं लिखा है, जैसे मैंने बोला ना हर तरह की लैंग्वेज में चाह रहा हूँ यूज करूँ ताकि आप भी उसके यूज हो जाए, तो इस बार वेट नहीं लिखा, क्या लिखा, मास लिखा। कैलकुलेट मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्हेन 10 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अगेन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, डेफिनेशन से आपको बस सॉल्व करना है। ठीक है, तो चाहे तो वीडियो पॉज करें और इसको सॉल्व करें, अदरवाइज जो लोग नहीं कर पा रहे वो यहाँ पर सॉल्यूशन देख ले। अब ये कह रहा है कि 100 ml मैंने सॉल्यूशन बनाया और उसके अंदर कितना ऐड करा है, मतलब 10 ग्राम हमने ऐड करा है पानी के अंदर, और टोटल कितना बन गया मेरे पास, 100 ml सॉल्यूशन बन गया। तो उसमें परसेंट मास बाय वॉल्यूम या परसेंट वेट बाय वॉल्यूम भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर वर्ड क्या यूज करा है इस बार, मास। तो मैंने बोला ना मास भी हो सकता है, वेट भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है अलग अलग बुक्स में कैसे कैसे अलग अलग टीचर बोलते हैं। ठीक है, तो हमें ये बताना है। तो फिर से अगर इसमें मैं बात करूँ तो मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन दे रखी है, पहले उसकी बात करते हैं। तो मास ऑफ सॉल्यूट जो कि मुझे गिवन दे रखा है कितना, 10 ग्राम, तो वो लिखा मैंने 10 ग्राम। सॉल्यूट कौन है हमारा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा कंपोनेंट नहीं दे रखा, तो बाय डिफॉल्ट कौन हो गया, वो वाटर। ठीक है, तो 10 ग्राम हमें दे रखा है। फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो 100 ml, ये भी हमें गिवन दे रखा है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देन ठीक है, तो इसको कॉपी कर ले, इतना तो आपको पता ही है। ठीक है, वीडियो पॉज करे, कॉपी करे इसको। उसके बाद सिंपल सा फॉर्मूला लगा दिया मैंने, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ NaOH। मैंने बोला परसेंट पहले भी लिखा जा सकता है, बाद में लिखा जा सकता है, अलग अलग तरीका है। तो परसेंट मास बाय वॉल्यूम या मास बाय वॉल्यूम परसेंट कैसे भी लिख दो, ऑफ NaOH जो कि हमारा सॉल्यूट है। तो ऊपर क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ सॉल्यूट, जो कि हमें कितना दे रखा है, 10 ग्राम, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो 100 दे रखा है, परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दे, बस वैल्यूज रखे, सॉल्व करे और आंसर आ जाएगा। अगेन इसका आंसर 10 आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन इस तरीके से। तो आपको लैंग्वेज पढ़ के सबसे पहले क्वेश्चन पढ़े, कंसंट्रेशन वाले क्वेश्चन से आप पढ़ते तो पहले आइडेंटिफाई करें सॉल्यूट क्या है उसमें, क्या उसमें कोई सॉल्वेंट दे रखा है, नहीं दे रखा तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, वो वाटर हो जाएगा। मैक्सिमम 99% क्वेश्चन बाइनरी सॉल्यूशंस में मिलेंगे। कुछ एक क्वेश्चन से कुछ एक टॉपिक है जिसके अंदर हम टर्नरी या क्वार्टनरी की बात करेंगे, बाकी तो बाइनरी आपको मिलेगा। उसमें से क्या दे रखा है सॉल्यूट के बारे में, क्या दे रखा है सॉल्वेंट के बारे में, क्या दे रखा है सॉल्यूशन के बारे में, वो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, अंडरस्टैंड होनी चाहिए, तभी जाके क्वेश्चन क्या हो पाएगा, सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो कंसंट्रेशन टर्म कौन सा है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसको डिनोट किससे करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, ये 3-4 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो कॉपी करें इसको। चलिए फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म, जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉमन है, जो आप सुनोगे, मोलैरिटी। कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, मोलैरिटी MOLARITY। एक होती है मोलैरिटी जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन टर्म है, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो मोलैरिटी की अगर मैं बात करूं तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। कैपिटल M से इसको डिनोट किया जाता है। देन डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो मोलैरिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन अगर मेरे पास है तो उस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, वो सिंपल से हमें क्या बताता है, उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी बताता है, कंसंट्रेशन बताता है। जनरली हम जैसे आगे पढ़ेंगे कई चैप्टर्स में भी कंसंट्रेशन टर्म यूज होता है, तो कंसंट्रेशन का बाय डिफॉल्ट मतलब हम मोलैरिटी लिख देते हैं, कैपिटल M लिख देते। क्यों, क्योंकि मोलैरिटी हमें बताता है कि क्या कितने मोल्स एक्चुअल में। ठीक है, और मोल्स ही तो पूरे चैप्टर में ध्यान से अगर आपने देखो होगा, एनालाइज करा होगा, तो पूरे चैप्टर में अल्टीमेटली हम मोल्स ही कैलकुलेट कर रहे हैं। हाँ, फॉर्मूले अलग अलग आ जा रहे हैं। पहला फॉर्मूला मोल का वेट अपॉन एटॉमिक या मॉलिकुलर वेट, दूसरा फॉर्मूला
नंबर ऑफ पार्टिकल एटम या मॉलिक्यूल या जो भी है अपॉन एवोगैड्रो नंबर Na। तीसरा फॉर्मूला जो सिर्फ किसके लिए होता है, गैसेस के लिए होता है, वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर या 22400 मिलीलीटर। चौथा फॉर्मूला ये यहाँ पर हम डिराइव करने वाले हैं। तो मैं चैप्टर की स्टार्टिंग में बार बार बोला था कि टोटल 4 मोल्स के फॉर्मूले पढ़ेंगे, तो चौथा मोल्स का फॉर्मूला इस कंसंट्रेशन टर्म की डेफिनेशन से हमें मिलता है। ठीक है, कैसे, तो अभी देखते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है आपको याद रखनी है, डेफिनेशन सभी की याद रखनी है और फॉर्मूले सभी की याद रखने हैं, और डिनोट कैसे करते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो उस सॉल्यूशन की क्या बताती है, मोलैरिटी। इसी डेफिनेशन को हमने क्या करा, इसका फॉर्मूला बना दिया। जैसे डिनोट किससे कर रहे हैं हम, एम से कर रहे हैं, तो कैपिटल एम लिखा इज इक्वल्स टू एन। एन आपको पता है स्मॉल एन किसके लिए यूज करते हैं हम, नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो स्मॉल एन लिखा है यहाँ पर। वी मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, तो एम इक्वल्स टू एन अपॉन वी हो गया। और इसी को लैंग्वेज में अगर हम लिखना चाहें तो पूरा लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट। तो ये एन जो बता रहा है ये सॉल्यूट के मोल्स बता रहा है, और नीचे जो वी बता रहा है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बता रहा है, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये ध्यान रखना है यूनिट का। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, दोनों के अंदर वी बाई वी और डब्ल्यू बाई वी, परसेंट वी बाई वी और परसेंट डब्ल्यू बाई वी में दोनों में ही वॉल्यूम हमने मिलीलीटर में लिया था, लेकिन यहाँ पर मोलैरिटी के अंदर वॉल्यूम जो सॉल्यूशन का होगा वो लीटर में लेना है आपको। ठीक है, डेफिनेशन स्टैंडर्ड आपको याद रखनी है। ठीक है, अब इसमें ये नहीं कि मेरा सर आपका मन आता तब मिलीलीटर लेते, आपका मन आता तब, ऐसा नहीं है ना। तो जैसे स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वही मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है, ठीक है, स्पेशली लिखा है 1 लीटर, मतलब 1 लीटर बोल दो या 1000 ml बोल दो, मिलीलीटर बोल दो, लेकिन लीटर आप ध्यान रखें तो ज़्यादा अच्छा है। तो 1 लीटर में कितना सॉल्यूट के मोल्स है वो यहाँ पर मोलैरिटी की डेफिनेशन हमें बताती है। ठीक है, चलिए, तो इसको अगर यूनिट की अगर हम बात करें ना, यूनिट की अगर हम बात करें तो मोल्स की यूनिट मोल्स ही होंगे, कितने मोल्स हैं, और वॉल्यूम की यूनिट यहाँ पर क्या लीटर में बात ही कर दी तो वो क्या होगा, लीटर ही होगा। तो मोल्स पर लीटर हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो वीडियो पॉज करें, इसको कॉपी करें। फिर इसके फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो अभी वैसे फॉर्मूला तो बेसिक लिख दिया था, फिर भी ठीक है, अब जैसे जैसे क्वेश्चन में अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी वैसे वैसे हम इसका फॉर्मूला भी मॉडिफाइड कर सकते हैं। कैसे, तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, वेट ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय MW का मतलब है मॉलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। सॉल्यूट जो भी है, अकेला एटम होगा तो एटॉमिक वेट आ जाएगा, और कोई मॉलिक्यूल है तो मॉलिकुलर वेट आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर हमने लिखा वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मॉलिकुलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। तो ये कैसा आ गया, ठीक है, तो ये कैसा है इसको अभी देख लेता हूँ। मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर, और m इक्वल्स टू W बाई MW इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर। ठीक है, अब ये कहाँ से आया, तो अभी जो आपने लिखा है, ठीक है, अभी जो आपने कॉपी करा होगा तो उसमें आपने देखा होगा क्या, मोलैरिटी की, चलिए यही लिख देता हूँ ऊपर, है ना। मोलैरिटी की आपने डेफिनेशन क्या लिखी, मोल्स ऑफ, यहाँ ऐसे लिख देता हूँ, सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इन लीटर। तो अगर आपको मोल्स डायरेक्ट नहीं दे रखे हो किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर, और आपको सिर्फ वेट दे दिया और उसका नाम दे दिया सॉल्यूट का, फॉर एग्जाम्पल 80 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या, अब मोल्स तो दे नहीं रखे, तो हम NaOH हमें सॉल्यूट पता लग गया, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है NaOH का 40, और 80 ग्राम उसका गिवन दे रखा है, तो उसका गिवन वेट जो दे रखा है उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे तो इनडायरेक्ट वे में मुझे मोल्स कैलकुलेट हो जाएंगे। तो या तो आप पहले अलग से मोल्स कैलकुलेट करें और ये फॉर्मूला लगाए, या फिर बोला नहीं डायरेक्ट ही कर लेंगे सर, एक बार में कैलकुलेशन बार बार क्यों करें हम उनको। ठीक है, तो अगर आपको वही करा, बस मोल्स का फॉर्मूला हमने लिखा पहला वाला, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, बस, इनटू डिनोमिनेटर में वॉल्यूम आना चाहिए था लीटर। अगर, ठीक है, अगर क्वेश्चन के अंदर वॉल्यूम मिलीलीटर में दे रखा है लेकिन हमें किस में चाहिए, लीटर में चाहिए, तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या करोगे, इसको 1000 से डिवाइड करोगे। फॉर एग्जांपल 50 ml दे देता है ये, तो 50 ml आता है डिनोमीटर में, लेकिन उसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो 50 अपॉन 1000, तो 1000 का चला जाएगा ऊपर। तो बाय डिफॉल्ट हमने इसको एक फॉर्मूला स्टैंडर्ड बना दिया है कि अगर मोल्स दे रखा है तब तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ, अगर मोल्स नहीं दे रखा है तो फॉर्मूला वेट के फॉर्म में दे रखा है तो ये लगा दो, बस अलग अलग फॉर्म है इसको रिप्रेजेंट करने का। तो यहाँ पर W वेट ऑफ सॉल्यूट, MW मतलब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml। अब 1000 तभी लगाओगे जब वॉल्यूम ml के अंदर है। अगर यहाँ पर
वॉल्यूम लीटर में है तो फिर 1000 नहीं लगाना है, ठीक है। इसी फॉर्मूले को मैंने लिखा, वापस देखना, W लिखा मैंने वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1 ही करा मैंने, और यहाँ पर लिखा मैंने वॉल्यूम इन लीटर दे दिया यानी, तो फिर फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा, फिर 1000 से मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं। अगर लीटर में दे रखा है तो सिर्फ वॉल्यूम लिखे, मिलीलीटर में दे रखा तब ऊपर 1000 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है। तो ये 2-3 फॉर्म है इस मोलरिटी के फॉर्मूले के, इसको बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको कॉपी करें आप, ठीक है। वीडियो पॉज करें और कॉपी करें उसी के कंटिन्यू में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने बोला था कि मोल का चौथा फॉर्मूला हम डेराइव करने वाले, देखने वाले, इसमें तो बस वही लिखा मैंने। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ये 4th फॉर्मूला है। और कैसे आया, तो कहीं कुछ नया नहीं बढ़ा हमने, ठीक है। चलो पहले मैं लिख देता हूँ इसको, फिर इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और क्योंकि फॉर्मूला हमारे पास क्या था, मोलरिटी इक्वल्स टू मोल अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो बस वही करा हमने, मोलरिटी इक्वल्स टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। तो इसको क्या करो, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो मोल बराबर क्या हो जाएगा, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। तो वही तो चीज़ ये लिखी। तो ये इंपॉर्टेंट है, 4th फॉर्मूला है मोल कैलकुलेट करने का, ठीक है, जिसको आपको ध्यान रखना है। तो टोटल 4 फॉर्मूले हमने अब पढ़ लिए इस चैप्टर में, जो कि मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में बोला था कि मोल कैलकुलेट करने के 4 फॉर्मूले होंगे। तो ये स्पेशली ये फॉर्मूला किसके लिए यूज़ होता है, सॉल्यूशंस के लिए यूज़ होगा। यानी सॉल्यूशंस में अगर मोल्स आपको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको उसकी सॉल्यूशन की मोलरिटी पता होनी चाहिए और सॉल्यूशन का वॉल्यूम आपको पता होना चाहिए। किसके अंदर, लीटर में, मिलीलीटर में तो लीटर में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। तो ये 4th फॉर्मूला है। कई बार मोल्स ना लिख के क्या मिली मोल्स भी लिख देता है, तो मिली जैसे हम बोलते हैं लीटर मिली लीटर, वैसे मोल्स मिली मोल्स भी बोल सकते हैं। तो अगर मान लो वॉल्यूम अगर लीटर में, जैसा लिखा ना वॉल्यूम इन लीटर में दे रखा, तब तो किसके अंदर क्या आएंगे, मोल्स आएंगे। लेकिन मोलरिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर दे रखा है, तो फिर जो मोल्स आएंगे वो क्या आएंगे, मिली मोल्स आएंगे, ठीक है। तो एक टर्म मिली मोल्स भी यूज़ किया जाता है। तो मिली का मतलब आपको पता है, ये एक क्या प्रीफिक्स है जिसका मतलब 10⁻³ होता है, ठीक है। चलिए तो वीडियो पॉज करें और कॉपी करें इसको। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ टर्म बहुत कॉमन टर्म है। कई बार क्या होता है कि न्यूमेरिकल के अंदर जैसे हम मोलरिटी गिवन होगी, तो मोलरिटी डायरेक्ट अगर लिख दे वो 1 मोलर 2 मोलर 10 मोलर 100 मोलर तब तो ठीक है। कई बार वो लैंग्वेज में लिख देता है, तो आपको पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। लैंग्वेज में कैसे, जैसे एक टर्म लिखा है इसने डेसी मोलर, अब इस डेसी को हटा दूँ तो ये है मोलर, है ना। तो मोलर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे इसने क्या लगा दिया, मोलर मतलब एक तरीके से क्या, मोलरिटी की यूनिट है। जैसे मैंने जैसे यहाँ पे हमने यूनिट लिखा था मोल्स पर लीटर, तो इसको कई बार मोलर भी बोला जाता है, 2 मोलर 5 मोलर 10 मोलर, ठीक है। तो अभी आगे देखेंगे न्यूमेरिकल में, मैं कहीं भी बता दूंगा अभी आपको, ठीक है। तो ये मोलर है, मतलब मोलरिटी बता रहा है। अब मोलरिटी कितनी है, इसने बोला डेसी। अब डेसी का मतलब क्या होता है, ठीक है, जैसे सेंटी होता है, डेसी होता है, ठीक है, मिली होता है, तो वो मोलरिटी इसने लैंग्वेज में बोल दी। डेसी का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, डेसी का मतलब हो गया 0.1 मोलर। जो ये डेसी लिखा है उसका मतलब क्या है यहाँ पे 1/10, और 1/10 को क्या लिख सकता हूँ 0.1, या क्या लिख सकता हूँ 10⁻⁻1, कैसे भी लिख लो आप। डेसी का मतलब 1/10 या 10⁻⁻1 या 0.1। तो ये डेसी बाय डिफॉल्ट लैंग्वेज में हमने बता दिया, इसने बता दिया कि डेसी मोलर सॉल्यूशन है आपके पास, मतलब 0.1 मोलर सॉल्यूशन है NaOH का, या 0.1 मोलर सॉल्यूशन है ग्लूकोज के, XYZ किसी का भी, ठीक है। तो ये टर्म मैं लिखा दिए मैंने इंपॉर्टेंट नोट के फॉर्म में, तो इनको आपको क्या करना है, याद रखना है। अब याद रखने जैसा तो कुछ स्पेशल है नहीं, क्योंकि ये सब चीज़ें प्रीफिक्स तो आप देख ही चुके। तो डेसी का मतलब है वैसे ही सेंटीमोलर आ जाएगा। सेंटी का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर जैसे लिखते हैं 1/100 होता है, या 10⁻⁻2 होता है, या 0.01 मोलर हो जाएगा यानी, ठीक है। इसी तरीके से मैं बोलता हूँ मिली मोलर, है ना। मिली मोलर का मतलब क्या है, मिली का मतलब क्या होता है 10⁻³ या 1/1000 या 0.001 मोलर हो जाएगा। उसी तरह के एक टर्म होता है सेमी मोलर। सेमी का मतलब क्या होता है, आधा, हाफ, ठीक है। सेमी का मतलब क्या, आधा या हाफ है, तो यहाँ पे इसका सेमी का मतलब 1/2 और 1/2 का मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं हम उसको 0.5, तो 0.5 मोलर। तो ये कुछ
इसी तरीके से डेका, ठीक है, फिर से प्रीफिक्स आपने देखा ही था डेका मोलर, 10 का मतलब, डेका का मतलब क्या होता है 10 तो यहाँ पर 10 आ जाएगा 10 मोलर। तो इस तरीके से है ना वो दे देगा कि हमारे पास पर्टिकुलर कोई सॉल्यूशन है वो मिली मोलर है, डेका मोलर है, डेसी मोलर है, सेंटी मोलर है। तो मतलब मोलरिटी हमें बाय डिफॉल्ट उसने गिवन दे दी है लैंग्वेज के फॉर्म में, उसने एक न्यूमेरिक वैल्यू ना देके लैंग्वेज में लिख दिया नहीं, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो कुछ जो मोस्ट कॉमन टर्म्स है वो मैंने लिखा दिया आपको, स्पेशली ऊपर वाले 4 तो बहुत इंपॉर्टेंट, इनको ध्यान रखना है, ठीक है। तो वीडियो पॉज करें, उसको कॉपी करें। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन। तो फिर से यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज मीन्ड बाय 1.0 मोलर NaOH सॉल्यूशन। ठीक है, फिर से जैसे मैं बोल रहा हूँ कि कैपिटल M मोलरिटी के लिए भी यूज किया जाता है और इसकी यूनिट को भी कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। लैंग्वेज में अगर आपको लिखना है तो पूरा लिख सकते हो मोल्स पर लीटर, और अगर आपको इसकी यूनिट शॉर्ट में आपको रिप्रेजेंट करनी हो, ठीक है, तो शॉर्ट में अगर आपको यूनिट रिप्रेजेंट करनी हो तो सिर्फ कैपिटल M से भी किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि 1.0 या 1.0 जो हम बोलते हैं 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो एक बार वीडियो पॉज करें और पता करें कि इसमें इस जो लाइन लिखी हुई है इस इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है। चलिए, तो कई लोगों ने लिख लिया होगा आंसर, ठीक है, तो मैं यहां बता रहा हूं 1 मोलर का मतलब क्या है कि ऊपर किसकी बात हो रही थी न्यूमरेटर में, सॉल्यूट की। सब चीजें वही है जैसा मैंने बताया, ऐसा कुछ नया नहीं है। न्यूमरेटर में किसकी बात हो रही थी, सॉल्यूट की, और डिनोमिनेटर में किसकी बात हुई, सॉल्यूशन की वॉल्यूम की। तो टोटल 1 लीटर सॉल्यूशन के वॉल्यूम में न्यूमरेटर ऊपर कितने मोल्स है। तो 1 मोलर का मतलब क्या है कि 1 मोल NaOH सॉल्यूशन, सॉरी 1 मोल NaOH जो हमारा सॉल्यूट है ऑन डिजोल्व इन वाटर टू मेक अ लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड 1 मोलर। यानी सिंपल सा बात है कि मैंने पानी लिया और उसके अंदर 1 मोल मैंने क्या करा, NaOH जो हमारा सॉल्यूट है वो डाला। अब 1 मोल NaOH कितना होगा, 40 ग्राम होगा। मोल का फॉर्मूला लगा लो पहला वाला, मोल इक्वल्स टू वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल अगर 1 है तो वेट और मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट NaOH का कितना होता है, 40। तो 1 मोल बोल दो या 40 ग्राम बोल दो, इसलिए ब्रैकेट में लिखा 40 ग्राम, और बाय डेफिनेशन हम जानते भी है। तो 1 मोल या 40 ग्राम जब मैं ऐड करूं पानी में और उस पानी का पूरा वॉल्यूम कहां तक ले जाऊं, 1 लीटर, तो वो कहलाएगा 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन। आ रही बात समझ में। 1 मोल या 40 ग्राम NaOH मैंने पानी के अंदर ऐड करा। पानी इनिशियली मान लो आपने 50 ml ले लिया, अब उसका पानी का क्या वॉल्यूम बढ़ाते जाओ और टोटल सॉल्यूशन तब तक करते जाओ जब तक कि 1 लीटर ना हो जाए। ठीक है, तो वो सॉल्यूशन मेरे लिए कहलाएगा 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन। क्लियर है। तो बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन जो उसी से इंटरप्रेट करके हमने ये लिखा है। तो वीडियो पॉज करें और कॉपी करें। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो हमारे पास, ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म है वो है नॉर्मेलिटी। ठीक है, नॉर्मेलिटी का मतलब क्या है, जैसे मोलरिटी है ना सेम वैसे ही क्या है नॉर्मेलिटी है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, सेम ही है। पहला डिफरेंस तो नाम से पता लग रहा है मोलरिटी है, दूसरा नॉर्मेलिटी है। दूसरा डिफरेंस वो कैपिटल M से डिनोट किया जाता है, ये कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। ठीक है, जैसे बोलते हैं 1 मोलर सॉल्यूशन, वैसे 1 नॉर्मल सॉल्यूशन भी बोला जाता है। ठीक है, मोलरिटी की जैसे हम बोलते हैं यूनिट मोलर है, वैसे नॉर्मेलिटी की यूनिट भी हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। दूसरी चीज इसकी डेफिनेशन की अगर आप बात करोगे तो डेफिनेशन भी बिल्कुल मिलती जुलती सी है। एक चीज का आपको डिफरेंस नजर आएगा। ठीक है, क्या है वो बताता हूँ। द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए आपने जो नोट्स साथ के साथ बना रहे हो है ना, तो उस नोट्स के अंदर आप डेफिनेशन जब देखोगे मोलरिटी की, तो बस यहाँ पर ये जो टर्म है हमारे पास इक्विवेलेंट्स, इसकी जगह टर्म आपको क्या मिलेगा, मोल्स। जी है ना, मोलरिटी की डेफिनेशन देखो आपने क्या लिखी, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, वो कहलाता है मोलरिटी। नॉर्मेलिटी क्या है, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, उस मोल्स की जगह यहां पर एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ इक्विवेलेंट्स। अब ये इक्विवेलेंट्स क्या, इस पे भी अभी हम आएंगे। ठीक है, तो बस इतना सा डिफरेंस है कि यहां मोल्स की जगह हमने एक वर्ड यूज करा है इक्विवेलेंट्स। तो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर किसी भी सॉल्यूट के कितने इक्विवेलेंट्स है वो उसकी क्या बताती है, हमें नॉर्मेलिटी बताती है। ठीक है, चलिए
फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ, इसी को मेरे को फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना है तो रिप्रेजेंटेशन में कैपिटल N लिखेंगे हम। मोल्स को जैसे हमने लिखा था ऊपर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, वैसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट लिख दिया लैंग्वेज में हमने, और नीचे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, सब कुछ सेम, सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब ये वर्ड क्या है उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहले आप इतना कॉपी करें। यूनिट्स जो है, जैसे वहाँ पे मोल्स पर लीटर होती थी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट्स पर लीटर हो जाएगी। जैसे वहाँ मोल था, वहाँ पर यहाँ पे नया टर्म यूज हो गया इक्विवेलेंट। ठीक है, तो इसको वीडियो पॉज करें और कॉपी करें। चलिए, फिर अगर मैं बात करूं यहाँ पे आगे फॉर्मूले के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सेम। अब यहाँ पे देखा मैंने ऊपर वेट ऑफ द सॉल्यूट, वहाँ पे भी देखना उसके नीचे जो फॉर्मूला लिखा था वहाँ पे भी ये लिखा था वेट ऑफ द सॉल्यूट, बट नीचे आपने लिखा था मोलरिटी में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट, यहाँ पे लिखा EW, वहाँ MW लिखा था, यहाँ EW लिखा है। तो डिफरेंस यहाँ फिर से इस फॉर्म में आ गया कि वहाँ MW की जगह EW क्या आ रहा है, तो वहाँ MW होता था मॉलिक्यूलर वेट, EW का मतलब होता है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट अलग चीज है और इक्विवेलेंट्स अलग है, यानी ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं बताऊंगा बिल्कुल, और क्या सिमिलरिटी है मोलरिटी से वो भी हम बात करेंगे। सेम, अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में दे रखा है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दे, यानी ठीक है। और इसी को अगर मैं किस में लिखूँ, फॉर्मूले के फॉर्म में लिखूँ तो W/EW इंटू 1000 इंटू V इन ml आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी W है, वहाँ पे MW था तो यहाँ पर क्या हो गया, EW आ गया 1000 अपॉन VML। ये तीन टर्म तो सेम है, बस यहाँ पर वहाँ पे डिफरेंस क्या है, वहाँ पे MW था, यहाँ EW आ गया। ठीक है, चलिए, तो इतना अभी आप वीडियो पॉज करें, इसको कॉपी करें। अभी हम इस पर बात करते हैं इक्विवेलेंट्स क्या है और EW क्या है। ठीक है, वीडियो पॉज करें और कॉपी करें। ठीक है, अब यहीं पे चलो एक चीज़ तो ये बता देता हूँ मैं, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में लिखा नॉर्मेलिटी। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी में हमने बोला इक्विवेलेंट्स, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, है ना। तो यहां पर क्या है, जैसे मोलरिटी से अगर मैं कंपेयर करूं, ठीक है, मोलरिटी से अगर मैं कंपेयर करूं तो मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पे वहां पर आता मोल्स, यहाँ पर आता है इक्विवेलेंट्स। अब ये इक्विवेलेंट्स क्या है, सबसे पहले बेसिक सी बात, जैसे मोल में बोलता आया हूं कि 4 मोल के हमने जो फॉर्मूले पढ़े, मोल हमें हमेशा क्या बताता है, एक नंबर बताता है। ठीक है, मोल एक हमें क्या बताता है, एक नंबर बताता है। उसी तरीके से ये इक्विवेलेंट्स भी एक नंबर है। इक्विवेलेंट भी क्या है, एक नंबर है। इक्विवेलेंट भी क्या है, एक नंबर है। बार बार बोल रहा हूं, ठीक है, ताकि पहली बार सुन लो तो दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, दूसरी चीज, इक्विवेलेंट जैसे मोल एक नंबर है, वैसे इक्विवेलेंट भी एक नंबर है। तो दोनों नंबर में क्या डिफरेंस है, तो मोल कैलकुलेट करने के तो हमने 4 फॉर्मूले पढ़े। ठीक है, उसमें से जो पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना, उससे मैं रिलेट कर रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला अगर, ठीक है, अगर मुझे, मैं कह रहा हूं कि मोल का फॉर्मूला लिखे तो हम क्या करते, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे अगर मॉलिक्यूल है तो, है ना। उसी तरीके से अगर मुझे क्या करना है, इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है, अगर मुझे इक्विवेलेंट, जो ये भी एक नंबर होता है, अगर ये उसी कंपाउंड के, ठीक है, इक्विवेलेंट्स मुझे कैलकुलेट करने हैं तो सेम फॉर्मूला इसके लिए भी होता है, वेट अपॉन, बस आ जाता है यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट है और यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट है। मोल्स कैलकुलेट करने के 4 फॉर्मूले, फिर से बोल रहा हूँ, तो उसमें से जो पहला फॉर्मूला है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या वेट अपॉन एटॉमिक वेट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने का सिर्फ ये एक ही फॉर्मूला है हमारे पास। कौन सा, इससे रिलेट कर रहा हूँ, वेट अपॉन, इधर भी वेट लिखा, इधर मोल्स के केस में क्या आता है, मॉलिक्यूलर वेट, और इक्विवेलेंट के केस में क्या आता है, यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट आता है। ठीक है, अब बात सारी कहाँ क्या अटक गई, इक्विवेलेंट क्या है वो तो हमें समझ में आ गया। जैसे मोल कैलकुलेट करते हैं वैसे इक्विवेलेंट भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। बस मोल कैलकुलेट करने के लिए मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए, जो कि हम फॉर्मूला देके बता देते, बट इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए मुझे इक्विवेलेंट वेट भी पता होना चाहिए। अब ये इक्विवेलेंट वेट कैसे कैलकुलेट करना है, वही हमें देखना और सीखना है। ठीक है, और एक छोटा सा होमवर्क भी है आपके लिए। ठीक है, वो अभी मैं लास्ट में बोलूँगा, लेक्चर थोड़ा सा भी खत्म हो जाए उसके बाद मैं देता हूँ आपको। ठीक है, या चाहो तो अभी बोल देता हूँ, दोबारा बोल दूंगा कि मोलरिटी कैपिटल M और कैपिटल N
मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में रिलेशन क्या है ये आपको स्टैब्लिश करना है। तो मोलरिटी को पूरे ध्यान से देखें, नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले सारे ध्यान से देखें और दोनों में क्या रिलेशन है वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये लेक्चर खत्म होगा, उसके बाद ये रिलेशन आप बता पाएंगे। तो मैं दोबारा बोल दूंगा अगर मेरे को याद रहा तो, अदरवाइज मैंने यहाँ पे तो बोल ही दिया है। ठीक है, तो जैसे मोल होता है वैसे इक्विवेलेंट्स होता है। चलिए वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम देखते हैं इक्विवेलेंट वेट क्या है। चलिए अब बात करने वाले हम इक्विवेलेंट वेट। जैसे मॉलिक्यूलर वेट होता है ना हर एक कंपाउंड का, वैसे एक इक्विवेलेंट वेट भी होता है। तो दो चीज लिखे यहाँ पे, एक तो ओल्ड डेफिनेशन और एक न्यू डेफिनेशन। ओल्ड डेफिनेशन सिर्फ स्कूल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट, बाकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। न्यू डेफिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर एक कॉन्सेप्ट में यूज होगी। तो पहले फिर भी देख दोनों चीज लेते हैं हम। द वेट ऑफ द सब्सटेंस दैट कंबाइंस और डिस्प्लेस विथ 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन और 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन। पहली बात तो यहाँ पे 1.008 जो लिखा है इसको हम राउंड ऑफ करके 1 ग्राम भी लिख देते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट जो डेफिनेशन दे रखी है वैसे मैंने लिख दिया, बट 1 ग्राम भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये कह रहा है कि द वेट ऑफ सब्सटेंस, जिस भी सब्सटेंस का हमें इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है, जिस भी सब्सटेंस का मुझे इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है, वो एटम हो सकता है, कोई कंपाउंड हो सकता है, कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई सॉल्ट हो सकता है, कोई एसिड हो सकता है, कोई बेस हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है। किसी का भी इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे हम किसी का भी एटॉमिक या मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जिस भी सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं जिसका मुझे इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है, उस सब्सटेंस की, ठीक है, वो सब्सटेंस या तो कंबाइन हो जाए, किसके साथ कंबाइन हो जाए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या क्लोरीन के साथ। ठीक है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या क्लोरीन के साथ, या वो उस कंपाउंड, वो जिस सब्सटेंस का हमें इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है वो जिसके साथ रिएक्शन कर रहा है, या तो उसके अंदर हाइड्रोजन हो या क्लोरीन हो या ऑक्सीजन हो, तीनों में से कोई भी एक हो। ठीक है, या तो उसमें हाइड्रोजन हो या क्लोरीन हो या उसमें ऑक्सीजन हो, तीनों में से कोई एक हो। तो या तो वो उस जिसके साथ जिस सब्सटेंस का हमें इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है, तो अगर वो जिस कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर रहा है, अगर उसमें से हाइड्रोजन, क्लोरीन या ऑक्सीजन है तो उसको रिप्लेस कर दे। तो दो पॉसिबिलिटी है, दोनों तरह से डेफिनेशन बोली जाती है। या तो इनके साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ जिस सब्सटेंस का मुझे क्या करना है, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है, या तो इनके साथ कंबाइन हो जाए, एक कंपाउंड बना ले रिएक्शन में। दूसरी चीज, या तो वो कंबाइन ना हो, वो क्या करे, दूसरा कोई कंपाउंड है जिसके साथ जिसका मुझे इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है, उसके साथ जब रिएक्शन करेगा तो उसको हाइड्रोजन, क्लोरीन या ऑक्सीजन को वो रिप्लेस कर दे। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, कंबाइन भी हो सकता है और रिप्लेस भी हो सकता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब कितने के साथ ही कंबाइन हो रहा है, कितने के साथ ही रिप्लेस होना, तो फिक्स कर दिया। 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ या तो कंबाइन हो जाए या 1 ग्राम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे। ठीक है, उसी तरीके से यहां पे लिखा है 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ वो कंबाइन हो जाए या 8 ग्राम ऑक्सीजन को ही रिप्लेस कर दे। और इसी तरीके से 35.5 ग्राम क्लोरीन के साथ कंबाइन हो जाए या 35.5 क्लोरीन को क्या कर दे, रिप्लेस कर दे। दूसरे कंफ्यूजन एक जो जनरली रहता है कि सर ये तो एक एटॉमिक, बच्चे कैसे याद रहते हैं कि एटॉमिक मास ही तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन का। नहीं, हाइड्रोजन का तो चलो मैंने बोला 1 मान लेना, ठीक है, उसको 1 मान लें तो हाइड्रोजन का तो एटॉमिक मास 1 है, कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन का भी 35.5 वो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 8 नहीं होता बेटा, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। तो ये ऐसे याद मत रखना है कि सबका एटॉमिक वेट ही लेना, सिर्फ एलिमेंट का नाम याद रख लेता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन। ठीक है, हालांकि इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है नहीं, लेकिन फिर भी पहली बार पढ़ रहे हो तो मेरा काम था आपको बताना। और फिर भी ये ओल्ड डेफिनेशन नहीं समझ में आई है ना, तो इसको हम बात करेंगे 11th क्लास के फिजिकल का एक चैप्टर है जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। वहां पर ये जो 4th कंसंट्रेशन हमने स्टार्ट करी है ना, अभी एक आइडिया मैं जरूर दे रहा हूं, फिर से इसको पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी को। और इस नॉर्मेलिटी को पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ता है क्या, इक्विवेलेंट वेट को। और इक्विवेलेंट वेट को भी पढ़ने के लिए और समझने के लिए एक टर्म और हमने समझना पड़ता है, उसको बोलते हैं हम वैलेंस फैक्टर या एन फैक्टर। तो ये वैलेंस फैक्टर या एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है हर तरह के कंपाउंड, हर तरह के रिएक्शन के लिए, वो हम रिडॉक्स रिएक्शन में बात करते हैं। बट हाँ, क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा एक इंट्रोडक्शन देना चाह रहा था और ये चीज़ें आए कई बुक्स में, तो आपको ऑड ना लगे, अजीब ना लगे और आप उसको समझ पाए और रिलेट कर पाए, इसलिए मैंने एक बार थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया जरूर दिया है। तो इस डेफिनेशन को भी बड़ा ही डिटेल में मैं समझाऊंगा आपको रिडॉक्स के अंदर विथ एग्जाम्पल, कि मैं बोल रहा हूँ कैसे रिप्लेस होगा और कैसे ऐड होगा, और मैथमेटिकल भी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि कितने अमाउंट से कितना रिप्लेस हो रहा है, तो क्या उसका इक्विवेलेंट वेट होगा। अरे सब चीज़ें पूरा मैथमेटिकली डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोबारा हम पढ़ने वाले, इसलिए अभी तो सिर्फ मैंने डेफिनेशन ही लिखी है, ओल्ड डेफिनेशन।
सब चीज़ें पढ़ेंगे। नॉर्मेलिटी जो फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म है ना, वो पूरा का पूरा रेडॉक्स चैप्टर में दोबारा पढ़ेंगे, इससे भी ज़्यादा डिटेल में, ठीक है। फिर भी मैं एक आइडिया जरूर दे रहा हूँ। फिर न्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ मोलर मास ऑफ सब्सटेंस टू द वैलेंस फैक्टर। अभी मैंने बोला था ना एक टर्म, अगर न्यू डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं बात करूँ तो इक्विवेलेंट वेट क्या है, कुछ नहीं है। मॉलिकुलर वेट जो भी कंपाउंड, जिस भी सब्सटेंस का आपको इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है, उसके मॉलिकुलर वेट को, उस सब्सटेंस के मॉलिकुलर वेट को डिवाइड करे किससे, वैलेंस फैक्टर से, या फिर इसको एन फैक्टर भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसको वैलेंस फैक्टर या फिर एन फैक्टर भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहां मैं लिख देता हूं वैलेंस फैक्टर, और ठीक है मोल वाला मत समझना इस तरीके से, एन फैक्टर भी बोला जाता है। तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग टीचर यूज करते हैं, तो दोनों चीज मैंने बता दी। शॉर्ट में वीएफ वैलेंस फैक्टर को बोलते हैं, या फिर एन फैक्टर भी बोला जाता है, ठीक है। चाहो तो आप दोनों लिख सकते हो। तो अगर इक्विवेलेंट वेट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो बस कुछ नहीं करना है, जिस भी सब्सटेंस का आपको इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है, उस सब्सटेंस का आप मॉलिकुलर वेट निकाल लीजिए, जो हम फॉर्मूला देख के निकाल ही सकते हैं। उस मॉलिकुलर वेट को आप क्या कर दे, डिवाइड कर दे किससे, वैलेंस फैक्टर से या फिर एन फैक्टर से, बस इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट हो गया। अब बात सारी आ जाती है कि सर ये वैलेंस फैक्टर या एन फैक्टर कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। तो वही हम देखने वाले हैं, ठीक है। सर आप हर बार बोल रहे हो कि बस ये देखना एक एक चीज़ ऐड करते जा रहे हो, ठीक है। तो अब जो कॉन्सेप्ट जैसे जैसे आते जा रहे हैं वैसे ही तो मैं आगे बताता चलूँगा, है ना। तो ये लास्ट टर्म था वैलेंस फैक्टर, एन फैक्टर, इसके अलावा और कुछ नया नहीं आएगा। हाँ टर्मोलॉजी कुछ नया मिल जाएगी, लेकिन हाँ ये एंड है, इसके बाद नॉर्मेलिटी या इक्विवेलेंट वेट आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। चलिए तो इसको वीडियो पॉज कर कॉपी करें। चलिए अब हम बात करते हैं यहां पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड, ठीक है। मैंने बोला सब्सटेंस कोई भी हो सकता है, वो एसिड भी हो सकता है, वो बेस भी हो सकता है, वो सॉल्ट भी हो सकता है, वो कोई चार्ज पार्टिकल भी हो सकता है, ठीक है। वो कोई रिएक्शन के अंदर कोई सब्सटेंस, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैं बस कुछ कॉमन एग्जांपल से ले रहा हूँ जो हमें जरूरत होगी, बाकी सब तरह के कंपाउंड की हम बात करेंगे किसमें, रेडॉक्स वाले चैप्टर में, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन में जो 11th में ही फिजिकल केमिस्ट्री में हम पढ़ने वाले, ठीक है। तो यहां बोला है कि अगर किसी एसिड का मुझे इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है, अगर एसिड का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है तो कैसे करें। तो यहां लिखा है कि फॉर्मूला वेट और मॉलिकुलर वेट, ठीक है। फॉर्मूला वेट का मतलब कुछ नहीं है, जो फॉर्मूला लिखा है, जैसे NaOH है तो वो उसका फॉर्मूला आ गया तो उसको फॉर्मूला वेट बोल दिया, तो एक्चुअली में वही तो उसका मॉलिकुलर वेट भी होगा। तो फॉर्मूला वेट या फॉर्मूला मास कई जगह लिखा हुआ होता है, तो कंफ्यूज मत होना, फॉर्मूला मास बोलो या मॉलिकुलर मास बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम चीज है, ठीक है। और जनरली कैटायन एनायन के लिए यूज करते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन तो निकल जाता है, लेकिन हमें पता है इलेक्ट्रॉन का मास थोड़ी कंसिडर करते हो, तो नेग्लिजिबल होता है। तो Na+ का अगर मैं मास पूछूं तो वही मास होगा जो Na एटम का मास है, कोई दिक्कत फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। लिख दोनों जी है कि फॉर्मूला वेट या मॉलिकुलर वेट लिखो आप उस एसिड का, डिवाइड बाय बेसिसिटी। अब अभी बोला सर अभी कोई नया टर्म नहीं आएगा, इसलिए बोला कुछ टर्मोलॉजी आएगी। बेसिसिटी एक्चुअल में एक एसिड का वैलेंस फैक्टर होता है, तो उसको बोला जाता है बेसिक, एसिड के वैलेंस फैक्टर को बेसिसिटी बोला जाता है, और बेस के वैलेंस फैक्टर को एसिडिटी बोला जाता है। वाइज ऐसे उल्टा है नहीं, है ना, ऐसे मत समझना एसिड के वैलेंस फैक्टर को एसिडिटी नहीं, या बेस के वैलेंस फैक्टर को बेसिसिटी नहीं, एसिड के वैलेंस फैक्टर को उल्टा बेसिसिटी और बेस के वैलेंस फैक्टर को एसिडिटी बोला जाता है, ठीक है। तो ये बेसिसिटी एक्चुअल में है क्या, ये वैलेंस फैक्टर ऑफ एसिड है। और ये वैलेंस फैक्टर ऑफ एसिड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वो कैलकुलेट करेंगे हम, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स ऑफ एसिड इज कॉल्ड बेसिसिटी। और ठीक है, जैसे एग्जांपल तो मैंने लिख ही दिए यहाँ पे, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते, जो बेसिसिटी है वही एक्चुअल में यहाँ पर क्या है, इसका वैलेंस फैक्टर है, ठीक है। वैलेंस फैक्टर तो कॉमन टर्म है, अब जैसे जैसे कंपाउंड चेंज होता है हम उसका वैलेंस फैक्टर का नाम भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर एसिड के लिए जो वैलेंस फैक्टर है उसको हम बेसिसिटी बोलते हैं, ठीक है। अब बेसिसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये वैलेंस फैक्टर एसिड का कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये बोल रहा है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन्स ऑफ एसिड इज कॉल्ड बेसिसिटी। एक एसिड के कितने हाइड्रोजन हम रिप्लेस कर सकते हैं, या हम ऐसे बोल सकते हैं सिंपल, कितने हाइड्रोजन वो पानी के अंदर डिसोसिएट करेगा या लूज करेगा, ठीक है। कितने एसिड का मतलब ही क्या, जो H+ दे, ठीक है। तो कितने H+ जो एसिड दे सकता है वही उसकी क्या कहलाएगी, बेसिसिटी। अब कौन सा एसिड देगा कौन सा नहीं देगा, क्या सारे H देंगे नहीं देंगे, फिर से ये डिटेल में सारी बात हम केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में करेंगे, 11th क्लास का जो आपका 4th चैप्टर है,
ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग में हम डिटेल में बात करेंगे, इसलिए अभी बस एक ओवरव्यू आइडिया दे रहा हूँ, बहुत डिटेल में मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट जुड़े हुए, जब तक ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी फिर आगे मेरे को बहुत आगे बता दूंगा तो भी दिक्कत होगी, फिर भी मैं उतना बता रहा हूँ जितना आपको आसानी से समझ में आएगा। अब मैंने यहाँ पे लिखा कैपिटल ई का मतलब क्या, इक्विवेलेंट वेट रिप्रेजेंट करने का तरीका है। HCl लिखा मतलब इक्विवेलेंट ऑफ HCl, सबस्क्रिप्ट में HCl लिखा। M मतलब मॉलिकुलर मास या फॉर्मूला मास ऑफ HCl, जो कि मुझे पता है क्लोरीन का 35.5 होता है, एक हाइड्रोजन का 1, तो टोटल कितना होगा 36.5। अब इसमें कितने हाइड्रोजन है 1, तो 1 से डिवाइड कर दो। तो HCl की अगर मैं बोलूँ बेसिसिटी क्या है, HCl की बेसिसिटी है, HCl का वैलेंस फैक्टर क्या है, तो वो 1 है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, या मैं बोल सकता हूँ एक हाइड्रोजन को वो क्या करेगा, लूज करेगा पानी के अंदर, यानी बस। तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि HCl का तो इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट सेम ही आ रहा है। HCl का तो क्या इक्विवेलेंट वेट और मॉलिक्यूलर वेट क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। तो ऐसा हमेशा होगा नहीं, क्या ऐसा हमेशा कभी नहीं हो सकता, ये भी नहीं, किसी का बराबर भी हो सकता है और किसी का जरूरी नहीं है बराबर भी ना हो, डिपेंड करेगा उस वैलेंस फैक्टर पे या एसिड की, जैसे मैं बोलूँ बेसिसिटी पे, ठीक है। दूसरा एग्जांपल H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4 डिवाइड बाय 2। यहाँ पे देखोगे तो 2 हाइड्रोजन है H2SO4 में, तो 2 हाइड्रोजन लूज करता है H2SO4, या 2 हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी 2, तो मैंने यहाँ पे 2 से डिवाइड करा। 98 मॉलिक्यूलर वेट होता है H2SO4 का, उसको डिवाइड बाय 2 करा, तो इसका इक्विवेलेंट वेट आएगा 49, किसका H2SO4 का, जबकि मॉलिक्यूलर वेट कितना है 48, तो चेंज हो गया इस केस में। इसी तरीके H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, इक्विवेलेंट वेट ऑफ फॉस्फोरिक एसिड इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 3। इसमें जो 3 हाइड्रोजन आ रहे हैं, तीनों हाइड्रोजन क्या करता है, लूज करता है, रिप्लेस कर सकते हैं, इसलिए ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये 3 से हमने डिवाइड करा। 98 इसका भी मॉलिक्यूलर वेट आएगा, डिवाइड बाई 3 करेंगे तो 32.6 इसका क्या आएगा इक्विवेलेंट वेट। क्योंकि वेट है तो यूनिट का ध्यान रखना, यूनिट तो इसकी भी क्या वेट है तो ग्राम ही होगी, ठीक है, 49 ग्राम 32.6 ग्राम, ठीक है तो वेट ही वो, ठीक है। तो इस तरीके से हम एसिड का इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी उसका मॉलिक्यूलर वेट है डिवाइड बाय उसकी बेसिसिटी। और बेसिसिटी कैसे पता करेंगे या वैलेंस फैक्टर कैसे पता करेंगे, तो जितने हाइड्रोजन उसके अंदर है जनरली एसिड के अंदर उतने हाइड्रोजन से हम डिवाइड करते हैं, लेकिन सभी एसिड में ऐसा होता नहीं, ठीक है, किस में होगा और किस में नहीं होगा वो डिटेल में हम बात करेंगे, कहाँ पर, केमिकल बॉन्डिंग में, ठीक है। फॉस्फोरस के काफ़ी सारे हाइड्रा एसिड्स बोलते हैं हम इसको, काफ़ी सारे हाइड्रा एसिड्स है जिसमें सारे H रिप्लेस नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, क्या ऐसा है, कब करेगा, वो सब हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी इसको वीडियो पॉज करें और कॉपी करें। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसमें इक्विवेलेंट ऑफ बेस की हम बात करते हैं। जैसे एसिड लिया तो वैसे बेस ले लिया, तो अब फिर समझ में आ गया, वो फॉर्मूला वेट ऑफ बेस बोल दूं या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बेस बोल दूं, डिवाइड बाय मैंने बोला था एसिडिटी ऑफ बेस, पीछे क्या लिखा था बेसिसिटी, यहाँ पे टर्म क्या करा एसिडिटी, और ये जो एसिडिटी है वो वैलेंस फैक्टर है किसकी, वो वैलेंस फैक्टर है किसकी, बेस की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वैलेंस फैक्टर भी लिख देता हूँ, शॉर्ट में VF लिख देता हूँ, चलो ठीक है। और कौन सा, ये बेस के लिए हम टर्म क्या यूज़ करते हैं एसिडिटी, एसिड के लिए हमने अभी बोला बेसिसिटी, और एसिड के लिए बेसिसिटी और बेस के लिए एसिडिटी। अब वही है कि वैलेंस फैक्टर बेस का कैसे कैलकुलेट करें या उसकी एसिडिटी कैसे कैलकुलेट करें। तो एसिड जनरली हम बोलते हैं जो H प्लस आयन देता, बेस जो OH माइनस आयन दे, हाइड्रोक्साइड आयन दे, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ बेस इज कॉल्ड इट्स एसिडिटी और वैलेंस फैक्टर। कितने OH माइनस आयन, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में वो दे देगा या रिप्लेस कर देगा, लूज कर देगा, कैसे बोल दो अभी, ठीक है। डिटेल में बात करेंगे कि एसिड भी क्या होता है, बेस भी क्या होता है, कितने टाइप के एसिड होते हैं, कितने टाइप के बेस होते हैं, कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, वो सब केमिकल बॉन्डिंग हम बात करने वाले। तो सिंपल सा है कि एसिड मतलब H प्लस लूज करने वाला, बेस मतलब OH माइनस लूज करने वाला, जितने H प्लस लूज करेगा एसिड की वो वैलेंस फैक्टर या उसकी एसिड की बेसिसिटी, और जितने OH माइनस लूज करेगा वो बेस कहलाएगा और बेस की एसिडिटी कहलाएगी या उसका वैलेंस फैक्टर कहलाएगा। उस वैलेंस फैक्टर से आप डिवाइड कर दो उसके मॉलिक्यूलर वेट से या फॉर्मूला मास से, तो उसका क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो वीडियो पॉज करें, कॉपी करें इसको। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने दे दिया यहाँ पे
बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है, इसमें देख सकते हो 2 OH माइनस होल ट्वाइस दे रखा है, तो 2 OH माइनस लूज करेगा, तो मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई 2, तो मॉलिक्यूलर मास इसका 171.33 है। बेरियम का जो भी होगा देख लेना, वो गिवन होगा, अगर ऐसा आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसका ये क्या आ जाएगा हमारे पास, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। इसी तरीके से आयरन की अगर हम बात करें, फेरिक हाइड्रोक्साइड है, FeOH3, 3 OH माइनस लूज करेगा, तो 3 से डिवाइड कर दिया और इसके मॉलिक्यूलर वेट से इसको बस, तो ये इसका इक्विवेलेंट वेट आ गया। और थर्ड जो हमें अभी देख रहे हैं, सिर्फ हम क्या देख रहे हैं, सॉल्ट, एसिड देख लिया हमने, बेस देख लिया, और तीसरा सॉल्ट देख रहे हैं। और बाकी सारे कंपाउंड को हम कहाँ देखेंगे, रिडॉक्स में देखेंगे। और ऐसा नहीं है कि यहाँ बता दिया तो मैं इनके बारे में दोबारा नहीं बताऊंगा, ठीक है, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें, तो इनको भी हम दोबारा एक बार फिर से समझेंगे सभी चीज़ों को। जहाँ से मैंने नॉर्मेलिटी स्टार्ट करा आज के लेक्चर में, सभी चीज़ें वापस रिपीट होगी रिडॉक्स के चैप्टर में, तो परेशान ना हो, ठीक है। फिर भी सब चीज़ें बहुत सिंपल वे में मैंने समझाई है, कई दिक्कत आपको आएगी नहीं जितना आपने पढ़ रहा है। तो फिर से फॉर्मूला वेट ऑफ सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट दे दिया, सॉल्ट मतलब जिसमें कैटायन और एनायन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट हो, उसका फॉर्मूला वेट या मॉलिक्यूलर मास लिखो। और ध्यान से पढ़ना क्या लिखा, टोटल चार्ज ऑफ द कैटायन और एनायन ऑफ द सेट। अब टोटल चार्ज का मतलब नहीं है कि कैटायन का चार्ज कितना है प्लस एनायन का कितना चार्ज है प्लस, नहीं, क्योंकि सॉल्ट होता क्या है, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं। तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, तभी वो कि एक न्यूट्रल कंपाउंड बन पाता है, एक सॉल्ट बन पाता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको सिर्फ पॉजिटिव चार्ज पता लग गया तो नेगेटिव पता करने की जरूरत नहीं, कि उतना ही एक्चुअल में कितना होगा, नेगेटिव भी होगा, या नेगेटिव पता पड़ गया तो पॉजिटिव की जरूरत नहीं, उतना ही क्या होगा, पॉजिटिव भी होगा। तो आइदर हमें पॉजिटिव चार्ज पता हो किसी सॉल्ट का, या आइदर हमें नेगेटिव चार्ज पता हो, दोनों चीज़ अगर हमें पता लग गई, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ हमें तो क्या चाहिए, एक चीज़ चाहिए। तो अगर पॉजिटिव चार्ज पता लग गया, टोटल कितना है, 1 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है, तो उतने से डिवाइड कर दे उसके मॉलिक्यूलर वेट को। अगर नेगेटिव चार्ज पता गया तो 1, 2, 3 उससे डिवाइड कर दे। दोनों को ऐड नहीं करना, बार बार कह रहा हूँ मैं, टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव को ऐड नहीं करना, आइदर पॉजिटिव ले लो या नेगेटिव ले लो। इसलिए यहाँ लिखा भी है टोटल चार्ज ऑफ द कैटायन, और, ठीक है, ये टर्म क्या लिखा है, और, मतलब टोटल चार्ज ऑफ कैटायन ले लो या फिर आप एनायन का ले लो, टोटल चार्ज ऑफ कैटायन और टोटल चार्ज ऑफ एनायन, किसी भी एक का ले लो, क्योंकि दोनों सेम ही होंगे, ऑफ द सॉल्ट, ठीक है। चलिए फिर इसमें आगे हम बात करें एग्जाम्पल की, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख ले इसमें, चलो एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं इसके। फॉर एग्जाम्पल चलो एक ले लेते, MgCl2 है ना, MgCl2 हम ले लेते, ठीक है, MgCl2 हम ले लेते। मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, ये एक सॉल्ट है। अब सॉल्ट में टोटल पॉजिटिव टोटल नेगेटिव कितना है, तो आप क्या करें, इसको ब्रेक करके लिख ले चाहे तो मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, Mg+2 + 2Cl-। अब देख सकते हो आप, एक Mg है, मैग्नीशियम का तो एक ही है, बट उस पर चार्ज कितना है, +2। क्लोरीन 2 है, लेकिन एक क्लोरीन पे -1 चार्ज है, एक क्लोरीन पे -1 चार्ज है, तो 2 पे कितना होंगे, -2। तो टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है, -2, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है, +2। तो आइदर टोटल पॉजिटिव चार्ज लो या टोटल नेगेटिव चार्ज लो, दोनों क्या मिलेगी आपको, सेम ही मिलेगी। तो यहाँ पर हमें सेम ही पता लग रहा है, तो आइदर इस +2 से करो या इससे करो। अब वैलेंस फैक्टर नेगेटिव नहीं लिखना होता, वो पॉजिटिव ही होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड लिखना है, साइन के साथ नहीं लिखना। बोला सर प्लस से कर दो तो +2, माइनस से कर दो -2, नहीं, कभी वेट नेगेटिव में आ सकता है कि इक्विवेलेंट वेट, क्योंकि एक्चुअल में ये भी तो क्या एक वेट ही तो है, तो कोई वेट नेगेटिव में तो होगा नहीं। तो मॉलिक्यूलर वेट है, उसको हम किसी वैलेंस फैक्टर से डिवाइड करें तो वैलेंस फैक्टर कभी नेगेटिव नहीं होता है। इसलिए आइदर पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, बस मैग्नीट्यूड लेना, साइन मत ले लेना साथ में। तो अगर मुझे MgCl2 का क्या करना है, इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इक्विवेलेंट ऑफ MgCl2 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2। अब 2 क्या है, इसका चार्ज है, वो आइदर पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो। एक और एग्जांपल अगर देखो आप, तो जैसे मैंने बोला AlCl3 है ना, तो यहाँ पे एल्यूमिनियम +3 आ जाएगा, +3Cl- आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ AlCl3 इस मस्ट बी इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, Me लिख रहे हैं ना, हाँ तो Me लिख देता हूँ। मॉलिक्यूलर वेट मतलब एक एल्यूमिनियम का और 3 क्लोरीन का मास लिखना है ऐड करके, डिवाइड बाय कितना चार्ज आ रहा है, या तो प्लस का 3 ले लो, या एक क्लोरीन पे -1 है तो 3 क्लोरीन पे कितना हो जाएगा, -3। तो आपको तो मैग्नीट्यूड ही लेना है 3, इस तरीके से, ठीक है।
तो ये हमने बात करी है सारी किसकी, ये हमने बात करी है सारी आज टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म्स की हमने बात करी है, चारों कंसंट्रेशन टर्म की। और इसमें से फिर से मैं बोल रहा हूँ नॉर्मलिटी को फिर से हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले रेडॉक्स के चैप्टर में। फिर भी मैंने 3 के तो बता ही दिया आपको, एसिड बेस और सॉल्ट का। नहीं अब जो मैंने अभी पहले बोला था, ठीक है, तो याद आ गया तो फिर से बोल देता हूँ कि मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में क्या रिलेशन है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। दूसरा, मोल्स और इक्विवेलेंट में क्या रिलेशन है, ये भी आपको रिलेशन आइडेंटिफाई करना है। इस आज के लेक्चर को ध्यान से आप देखोगे तो सब चीज़ें आप कर पाओगे, है ना, वो भी मैथमेटिकली प्रूव होगी, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो वीडियो को एक बार पॉज करें और कॉपी कर लें यहाँ तक। चलिए, तो आज के लेक्चर में हमने चारों कंसंट्रेशन टर्म देख ली जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। होमवर्क भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, वो आप बिल्कुल आइडेंटिफाई करिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, नहीं आएगा तो अपन उसको देख ही लेंगे। ठीक है, चलिए, ओके, थैंक यू क्लास।